हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के डिस क्लासेस में। डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वेल्डिंग के लेक्चर नंबर 10th, और इसके बाद आपका लेक्चर नंबर 11th आएगा, जिसके बाद हमारा पूरा वेल्डिंग का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ये आपको जो मैंने कंटेंट करवाया, आपको आरआरबी जेई हो, चाहे आपका एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या किसी स्टेट के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं जेई लेवल के, तो उन सारे में आपको ये वैलिड है। और इसके बाद हम लोग फिर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो डिस्कस करेंगे, जो आपके डिफरेंट काइंड ऑफ एग्ज़ाम लाइक स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी जेई का पीवाईक्यू हो, चाहे आपका आरआरबी जेई का पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, हम लोग क्या जो है, जो भी हम लोग क्लास में यहाँ पे कर रहे हैं, उसका जो नोट्स होता है आपको टेलीग्राम चैनल का जो आपका लिंक है एटीएस क्लासेस के नाम से, वो आप वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जितने भी सारे पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स होता है आपको वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। और जो बच्चे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपकी आरआरबी जेई की पूरी प्रिपरेशन फेज़ में मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, और आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए देखिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े थे। और वेल्डिंग जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो जिन लोगों ने कंटिन्यूस रिवीजन करेंगे उनको स्टार्ट होगा पता होगा कि सॉलिड स्टेट की वेल्डिंग थी। उसके बाद एक लिक्विड स्टेट का वेल्डिंग था, लेकिन उसको हम लोग फ्यूज़न स्टेट बोलते थे, और एक सॉलिड प्लस लिक्विड वेल्डिंग स्टेट था। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, तो फिर हम लोगों ने देखा कि अच्छा, लिक्विड स्टेट जो होती है या फ्यूजन, जिसको हम लोग आर्क वेल्डिंग बोल सकते हैं, या तो इसमें केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग था, और आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग था। तो जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर 9 टोटल अगर आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आपको पता होगा कि आर्क वेल्डिंग को भी हम लोगों ने सबमर्ज मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, और सिल्डेड गैस, और सिल्डेड गैस में भी हम लोग कौन सा, अगर आपको याद होगा, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये मैं इसलिए करवाता हूँ कि क्लासिफिकेशन आपको याद हो जाए। ठीक है। तो हम लोगों ने आर्क वेल्डिंग का जो पोर्शन है वो भी क्लियर कर लिया था। और केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, गैस वेल्डिंग देखा था। गैस वेल्डिंग में हम लोग कौन कौन से गैस का, ऑक्सी एसिटिलीन गैस का देखा था। ठीक है। और एक आपका देखा था क्या, थर्मिट वेल्डिंग, जो रेलवे में जो रेल्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो हमारा है, ये भी हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा, आपका जो केमिकल रिएक्शन का टाइप्स के जो वेल्डिंग के प्रोसेस होते थे। फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोगों ने देखा था क्या, स्पॉट वेल्डिंग होता है। फिर हमने वहाँ पे देखा था सीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। आई होप आप लोग सारे ये सबसे रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, नहीं कर रहे हो तो आपको रिवीजन यहाँ पे हो जा रहा होगा। और क्या था, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, और एक था आपका फ्लैश बट। तो ये टोटल 5 तरह। और एक आता है इसमें स्टड भी, जो होता है ना, स्टड और प्रिकशन। स्टड और प्रिकशन अगर कहीं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है कि ये किसके वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब किस टाइप के वेल्डिंग प्रोसेस ये रेजिस्टेंस में आते हैं, स्टड और प्रिकशन, PRECUSSION। ठीक है। फिर जैसे जैसे हम लोगों ने ये पोर्शन भी क्लियर किया है, तो इस वीडियो जो आपका लेक्चर नंबर 10 है, हम लोग डिस्कस करने वाले क्या, सॉलिड स्टेट की वेल्डिंग का प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे एक्सप्लोसिव वेल्डिंग देखेंगे, डिफ्यूजन वेल्डिंग देखने वाले हैं, फोर्स वेल्डिंग देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर आपका 10th में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 11, उसमें हम लोग देखेंगे सॉलिड प्लस लिक्विड स्टेट की वेल्डिंग जो होता है ब्राजिंग, और उसको बोला जाता है सोल्डरिंग, ब्राजिंग एंड सोल्डरिंग देखेंगे। और उसके साथ ही उसमें जो इंपॉर्टेंट लास्ट आपका था कि वेल्डिंग जो प्रोसेस होती है, तो ये आपने देखा था कि जब एयरक्राफ्ट में जो है वेल्डिंग नहीं हुआ, रिवेडिंग का प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि वेल्डिंग में क्या होता है, डिफेक्ट्स भी आते हैं। वो डिफेक्ट्स जो होते हैं बहुत सारे, गैस डिफेक्ट्स होते हैं, स्लैग इंक्लूजन होता है, तो वो हम लोग लेक्चर नंबर 11th में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, जो थ्योरी पोर्शन आज हमारा स्टार्ट होने वाला है सॉलिड स्टेट का, तो यहाँ पे हमें ये पूरा थियोरेटिकल है, कंसेप्ट जानना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले तो भाई फर्स्ट नंबर में एक्सप्लोजिव वेल्डिंग है, तो क्वेश्चन से यही पूछा जाता है कि एक्सप्लोजिव वेल्डिंग जो होता है ये किस टाइप का वेल्डिंग है। तो ये सॉलिड स्टेट का वेल्डिंग है। देखो इसमें क्या होता है, एक टारगेट प्लेट होता है, और ये जो पूरा आपको पोर्शन दिख रहा है, ये इस प्लेट को बोलते हैं फ्लायर प्लेट। फ्लायर प्लेट की बोलते हैं, नहीं लगा कि फ्लाई करने वाला प्लेट, अभी देखेंगे क्यों क्यों करते हैं। और क्या होता है, यहाँ पे एक डेटोनेटर रखा हुआ रहता है, देखो TNT लिखा, डेटोनेटर रखा हुआ होता है, और यहाँ पे एक स्पेस बनाया जाता है। और क्या होता है, इसको एक थिकनेस मेंटेन किया रहता है। ये जो स्टैंड ऑफ जो गैप रहता है इस टारगेट प्लेट से ऊपर, कितना 1/4 से लेके आपका 1/4 से लेके 1/2 जो रहता है, फ्लायर प्लेट का जो थिकनेस रहता है, उतना इसको गैप रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो पूरा फ्लायर प्लेट है, उसको एक थीटा एंगल भी दिया जाता है। कितना थीटा, 10 से 20 डिग्री। तो देखो, जो गैप रखा जाता है, दिस गैप अब हम लोग करने के वाले हैं। मान लो यहाँ पे एक प्लेट है, अब हमें क्या करना है, इस पर एक कोरोजन रेजिस्टेंस का लेयर लगाना, क्लेडिंग करना। ठीक है, मान लो, और इसके ऊपर एक पूरा लेयर लगाना है। तो उसका क्या करने वाले हैं कि एक जो भी मटेरियल का हमको क्या करना पड़ेगा, लेयर लगाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लायर फ्लेट बोल दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा भाई, कि यहाँ पे एक डेटोनेटर है, इसके जैसे ही आप हीट दोगे ना,
तो ये क्या और करेगा यहाँ पे, ये फटेगा एक, इसके बाद इम्पैक्ट एनर्जी, और इसको नीचे की ओर धकेलेगा, नीचे की ओर धकेलेगा तो ये जो आपका यहाँ पे टारगेट प्लेट देख रहा है इसके ऊपर पूरा क्या होगा, डिफ्यूज़ कर जाएगा। डिफ्यूज़ मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएंगी यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग आपके फ्लायर प्लेट के और आपका जो टारगेट प्लेट में है। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉलिड स्टेट की वेल्डिंग का करवाया जाता है। तो बात रहती है कि ये गैप क्यों रखा जाता है, गैप रखा जाता है, ये जो फ्लायर प्लेट है जब ये डेटोनेटर फटता है तो जो इम्पैक्ट लोड यहाँ पे आएगा तो उसको एक मोमेंटम देने के लिए। और थीटा जो रखा जाता है ये कि भाई जो फ्लायर प्लेट का डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग क्या रखने वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये फ्लायर प्लेट को इस तरीके से किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा भाई एक्सप्लोजिव नाम से समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर ये फोड़ के हम लोग एक इम्पैक्ट एनर्जी इस प्लेट को नीचे की ओर धकेलेगा और इस पूरे टारगेट प्लेट में जाकर इस तरह से चिपक जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। कि जॉइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करना है मान लो सरफेस टू सरफेस किसमें, सॉलिड स्टेट में, तो इस टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं। टू ऑब्जेक्ट मान लो कि जिसको हम लोग वेल्ड करना है, तो जो एक रहता है एक ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम फिक्स रखते हैं, जिसको अपने देखा टारगेट हम लोग बोलते थे टारगेट ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा वाला रहता है ना उसको हम लोग लीनियर मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। ये जो लीनियर मूवमेंट मिलता है, ठीक है, ये लीनियर मूवमेंट कैसे मिल रहा था आपको, तो ये लीनियर मूवमेंट हमें मिल रहा था जो डेटोनेटर था ना कि उसको फोड़ के, ठीक है, एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है जिसमें बहुत लो वेलोसिटी वाला रहता है, तो वो फ्लायर प्लेट जो रहता है ना उस फ्लायर प्लेट के ऊपर में लगा दिया जाता है और फिर वो टारगेट प्लेट जो रहता है उस पर एक फोर्सफुली नीचे की ओर गिरता है, जिससे फिर डिफ्यूजन वेल्डिंग हो जाती है। तो ड्यू टू जो इम्पैक्ट एनर्जी होता है तो कॉन्टैक्ट सरफेस जो होती है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक मटेरियल है जिससे मान लो उसमें हमने फोर्स लगाया वो डिफॉर्म कर गया तो वो जिस मतलब उसका अगर शेप चेंज हो गया तो वो उसी शेप में रह गया। लेकिन अगर वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन रहता है जैसे मान लो रबड़ वगैरह हो गया, तो क्या होता है कि अगर उसमें हम लोगों ने खींचा फोर्स लगा के, ठीक है, टेंजाइल फोर्स पे छोड़ेंगे तो फिर वो अपना ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, वो उसको बोलेंगे इलास्टिक। अब प्लास्टिक मतलब क्या, अगर वो डिफॉर्म हो गया तो फिर दोबारा अपना शेप को रीगेन नहीं कर सकता, वो अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं क्या, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जॉइंट कैन भी जो होता है प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण, जो उसका कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं किसके, दोनों ही फ्लायर प्लेट के और यहाँ पे टारगेट प्लेट का। और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि जब यहाँ पे पटाखा फोड़ के आप इतना डेटोनेटर को फोड़ के जब आप इतना इम्पैक्ट एनर्जी दे के जब हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करवाते हैं और उसका जॉइनिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, तो भाई ये तो डिपेंड करने वाली, अगर इम्पैक्ट जैसा रहेगा उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ भी मिलने वाली है उस जॉइनिंग का। ठीक है, और तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्लायर प्लेट है, मैंने आपको बताया था कि जो फ्लायर प्लेट होता है उसको हम लोग एक इंक्लिनेशन देते हैं 10 से 20 डिग्री, आपने देखा होगा, ये डिसाइड करता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग क्या रखेंगे हम लोग। और फ्लायर प्लेट को फिर मेंटेन करते हैं सम डिस्टेंस, आपने यहाँ पे देखा हो कि ये टारगेट प्लेट था तो यहाँ पे हम लोग रखते थे क्या, किसको, फ्लायर प्लेट की ये जो डिस्टेंस इसको रखते थे कि मोमेंटम गेन करने के लिए। और इसमें जो हीट इफेक्टेड जोन होता है, क्योंकि आपको देखो अगर आपने आर्क वेल्डिंग वगैरह मान लो प्रोसेस किया होगा, तो आर्क वेल्डिंग जब पढ़ते हो तो क्या करते हो कि यहाँ पे एक वेल्ड विड फॉर्मेशन होता है, वेल्ड विड फॉर्मेशन होता है, तो मतलब वेल्ड विड का मतलब होता है कि सिंगल डिपोजिशन, मतलब पास में कितना मटेरियल डिपॉजिट हुआ है। तो मान लो ये इसका जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो मान लो यहाँ पर अगर ये जो सबसे आउटर वाला पार्ट होता है, अगर मान लो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वो मतलब हीट ट्रांसफ़र इसमें इसका और इसके बगल वाला जो बेस मटेरियल है, तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा तो हीट ट्रांसफ़र जो होगा ये सामने वाला जो आपको यहाँ पे लेयर दिख रहा है इस वेल्ड विड का और ये बेस यहाँ पे ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आप सेंटर की ओर जाओगे हीट ट्रांसफ़र क्या होने जा रहा है, हीट ट्रांसफ़र कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा वेल्ड विड में जो आपके सारे जो एक दूसरे के यहाँ पे बगल में मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में टेम्परेचर जो डिफरेंस रहेगा कम रहेगा तो हीट ट्रांसफ़र भी कम होगा। तो उसके कारण जो ये वेल्ड विड दिखा जाता है ना उसमें बहुत सारे मतलब जो मटेरियल का जो सॉलिडिफिकेशन है, सॉलिडिफिकेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं हो जाने के कारण जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग अलग पाई जाती है जहाँ पे वेल्डिंग का ये वेल्डिंग हुआ है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये जो पूरा इस तरीके का जो जोन बनता है जहाँ पे आपका ये हीट ट्रांसफ़र का जो आपका फंडा निकल के आता है कि भाई कहाँ पे हीट टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है कहाँ पे कम है, उसी को बोलते हैं क्या, हीट इफेक्टेड जोन। तो इस सॉलिड स्टेट में जो इसमें नो हीट इफेक्टेड जोन मिलेगा आपको। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज़ मोर। अब बात आती है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें क्लेडिंग करना मतलब एक लेयर लगाना है कोरोजन रेजिस्टेंस का किसी भी एक टारगेट प्लेट पे, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और ज्वाइनिंग करना अगर हम लोग डिसिमिलर मेटल मतलब अलग अलग मटेरियल जैसे कि टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का हमको ज्वाइनिंग करना हो, टाइटेनियम और स्टील का ज्वाइनिंग करना हो, तो हम लोग इस एक्सप्लोजिव
जो सॉलिड स्टेट की वेल्डिंग है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अब देखो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में कुछ नहीं करते, एक सेटअप रहता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्लैंप है, ये ट्रांसड्यूसर बोला जाता है, और ये यहाँ पे ये जो है इस कॉन्टैक्ट में है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि इसको एक हाई फ्रिक्वेंसी जो है मतलब इसमें दिया जाता है, जिसके कारण भाई जो एक अल्ट्रासोनिक हाई हाई फ्रिक्वेंसी मतलब देने के कारण जो है एक अल्ट्रासोनिक वेव क्रिएट होता है, जिसके कारण ये वाला जो आपको जो कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ पे दिख रहा है ना, और इस मटेरियल का ये वाला पार्ट, तो उसमें क्या होता है भाई, वाइब्रेशन होता है। अल्ट्रासोनिक रे के कारण जो रहता है उसके कारण क्या वाइब्रेशंस होते हैं, और इसका जो ये वाला जिसका मूवमेंट करवाया जाता है यहाँ रविंग होता है। रविंग एक्शन के कारण क्या होता है, हीट का जनरेशन होता है, और जैसे ही हीट का जनरेशन जो है 40 to 50% मान लो अगर उस बेस मटेरियल का हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर डब्ल्यू यहाँ पे वेट लोड लगाते हैं और हम लोग इजीली जो है वेल्ड कर लेते हैं। मतलब अगर हमें जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ियों की जो चाबी की होती है उसमें देखना आपका तो जो की हो गया वो कोई ना कोई मेटल होता है, और उसमें जो प्लास्टिक चढ़ाई जाती है तो वो बहुत ही कम थिकनेस का रहता है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम का फॉयल और स्ट्रिप्स मान लो किसी के सरफेस में लगाना है, तो बहुत ही कम थिकनेस का मटेरियल रहता है। तो इसको हम लोग को तो इसका हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे वेल्डिंग कर सकते हैं, तो ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के कारण ही ये चीज़ मतलब स्मॉल थिकनेस का जो मटेरियल्स होता है उसका वेल्डिंग जो होता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के कारण ही जो है ये पॉसिबल होता है। और जहाँ पर ये जो बेस मटेरियल रखा हुआ उस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, एनवीर बोलेंगे। और इसमें फ्रिक्वेंसी जो होता है 20 से लेकर 60 किलो हर्ट जो हम लोग देते हैं, और जो थिकनेस रहती है 1 से लेकर 2 mm, समझ सकते हो 1 से 2 mm भाई बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमको ज्वाइनिंग करना है लेस थिकनेस वाले मटेरियल, जैसे फॉयल हो गया, जैसे आपका एल्यूमिनियम फॉल्स हो गया, स्ट्रिप्स हो गया, मान लो कोई भी एक स्ट्रिप मतलब डिफरेंट मटेरियल्स का स्ट्रिप हो गया, तो इस टेक्निक को हम लोग यूज़ करते हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी का क्या करें, पावर सप्लाई करेंगे, किसको, ट्रांसड्यूसर को देते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, ठीक है। और दिस विल बी ट्रांसफर टू द वर्कपीस थ्रू द क्लैम्प के थ्रू जो है ये वर्कपीस पे क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस ड्यू टू रबिंग एक्शन जो होता है, हीट विल बी जनरेट, और हीट जैसे 40 से 50% हो जाएगी, किसका, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ अप्लाइंग स्टैटिक लोड, मतलब 40 to 50% ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर। तो उसके बाद हम लोग किसका मेल्टिंग टेम्परेचर बात कर रही है, आपका बेस मटेरियल का बात कर रहा है। उसके बाद ये एक स्टैटिक लोड डब्ल्यू लगा दे रहे थे ऊपर से, और जॉइंट फॉर्म हो गया। मतलब आप समझो यहाँ पे जो आपको दिख रहा ना कि आपने एक क्लैम्प के थ्रू से ट्रांसड्यूसर में आपने हाई फ्रिक्वेंसी का पावर सप्लाई किया, और अल्ट्रासोनिक यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा था, क्यों, क्योंकि ये वाला जो ट्रांसड्यूसर है ये ऊपर वाले सरफेस में क्या, ये कॉन्टैक्ट में है। तो ये जो आपका फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट, मान लो सेकंड प्लेट जो आपको दिख रहा है, इन इसके जो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस उसके बीच में क्या रबिंग हो रहा है, रबिंग हो रहा है, तो क्या होगा वहाँ पे हीट का प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो 40 से 50% जैसे ही वो वहाँ पे हीट जो है उस बेस मटेरियल का पहुँच जाएगा, और तो हम लोग वहाँ पे पावर सप्लाई बंद करेंगे और डब्ल्यू वेट लगा देंगे, तो वहाँ से वेल्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात करते हैं इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ होगा फैब्रिकेशन ऑफ डायोड्स इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, और आपका जो की होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसको जो हम लोग बनाते हैं, तो उसका भी यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव मतलब अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो सॉलिड स्टेट का टाइप का वेल्डिंग है वहाँ पे किया जाता है। और तो आपको ये भी याद रखना कि इसका इसमें जो 1 से लेकर 2 mm के जो थिकनेस होते हैं उस मटेरियल का, जैसे फॉयल हो गया या स्ट्रिप्स हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी जो है यूज़ की जाती है। चलो क्लियर हो गया आई होप। फ्रिक्शन वेल्डिंग वेरी इजी है यार। देखो फ्रिक्शन वेल्डिंग में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक मटेरियल है, मतलब दो सिमेट्रिकल शेप के आपको यहाँ पे मटेरियल दिख रहे होंगे, तो इसको जो है भाई रोटेट करवाया जाता है। तो मान लो अगर ऑक्साइड लेयर यहाँ पे दोनों ही, मान लो एंड पोर्शन में अगर दोनों ही मटेरियल के रहेंगे, तो रोटेट करवाने के कारण क्या होगा, ये हट जाएगा, और जैसे यहाँ पे हीट का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसके बाद यहाँ पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे, और यहाँ पे एक पी लोड से फोर्स पी मतलब यहाँ पर लोड लगाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे ये परमानेंटली जो प्लास्टिक जो है डिफॉर्मेशन जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे वो हो जाता है। इस तरीके से ये फ्रिक्शन वेल्डिंग कहलाता है। ये फ्रिक्शन के कारण ही हीट का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है। इसमें बोलते हैं एन जो आरपीएम होगा 4000 से लेकर 6000 आरपीएम से इसको घुमाया जाता है इस वाले को। पावर जो होता है, प्रेशर जो हम लोग लगाता है 40 से लेके आपका 400 मेगा पास्कल, और फ्रिक्शन फोर्स आपको पता होगा ये आपका ये पूरा फोर्स कहलाएगा, और ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो गया। टॉर्क निकालना है तो फ्रिक्शन फोर्स और मीन रेडियस को आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो, तो पावर इक्वल टू 2π/T/60, जहाँ पे टी जो है वो टॉर्क को डिनोट कर रहा होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्लियर जानना है कि भाई फ्रिक्शन वेल्डिंग कैसा टाइप है ना, ये आपका सॉलिड स्टेट का वेल्डिंग है। और इसमें जो हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं कैसा, सिमेट्रिकल जो शेप के ऑब्जेक्ट होते हैं एंड टू एंड, है ना, उसको हम लोग इस टेक्निक के हेल्प से ज्वाइन करते हैं। और जो ये दो वर्कपीस होते हैं जिसको हम लोग को वेल्ड करना है, तो
एक को हम लोग को फिक्स करना है और जो दूसरा रहता है, जो अदर वाला पार्ट रहता है, उसको हम लोग क्या रोटेशनल देना है और उसके बाद उसको जब हीट प्रोड्यूस हो जाएगा तो एक लीनियर मूवमेंट देना है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, जो आपका कांटेक्ट करवाते हैं उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के कारण, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को किससे, फिक्स वाले के साथ, तो क्या होगा, तो आपका रबिंग एक्शन होगा और ऑक्साइड का लेयर तो इसमें हटेंगे ही हटेंगे, क्लीन हो जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे कांटेक्ट को तो रबिंग जो होगा उसके कारण क्या होगा, हीट जो है प्रोड्यूस होने वाला है। और जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर जो है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, हमने देखा होगा कि अलग अलग तरह के 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल होते हैं, जैसे क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल, ठीक है। तो वो सारे जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का क्रिस्टल का जो आपका शेप होता है वो चेंज होने लगता है। क्रिस्टल मतलब यहाँ पे जहाँ पे आपका एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, जैसे बॉडी क्यूबिक सेंटर हो गया, फेस क्यूबिक सेंटर हो गया, जिसमें इसमें अलग अलग जो आपके क्रिस्टल रहते हैं स्ट्रक्चर, उसमें जो आपके एटम्स का जो अरेंजमेंट है, ये सब सारे आपके किसी भी मटेरियल जो होता है ना, मेटल्स, उसके पूरे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे घुस के देखोगे तब जाके मिलेगा। मतलब ये सब सारा चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ये सब सारा चीज़ हम लोग मटेरियल साइंस में जाके पढ़ते हैं। तो जैसे मतलब खाली आपको याद रखना है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हम लोग देते हैं किसमें, आपका जो फ्रिक्शन वेल्डिंग में है। उसका जो हम लोग का जो हम लोग जिसको हम लोग जिसको हम लोग स्टॉप करवा देते हैं, किसको, जिसको हम लोग रोटेशनल स्पीड दिए थे, उसके बाद एक प्रेशर अप्लाई करेंगे और हमारा जो जॉइंट है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है। तो इसका एप्लीकेशन देखो कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो इसका एप्लीकेशन जो किया जाता है, ये ड्रिल बीट होगी आपका, और एक्सेल एंड हब, और आपका पाइप एंड वॉल में इसका यूज़ किया जाता है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें उसी में देखो एक फ्रिक्शन स्टीर, स्टीर मतलब कोई भी चीज़ जब रोटेट करता है, इसमें कुछ नहीं करना है। फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग ये बोलता है कि मान लो कि 2 फ्लैट सरफेस है, 1 2, तो इसमें क्या है, इस तरीके से एक पिन रहता है, ये भी रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा, तो यहाँ पे देखो आपको नहीं लग रहा है कि इसका और इसका जो इन वाला पार्ट है यहाँ पे हीट का जनरेशन होगा, और फिर बाद में हीट का जनरेशन होने के बाद क्या होगा, इन दोनों का भाई आपस में जॉइंट करवाते हैं प्रेशर लगा के। वही बोला कि जॉइनिंग ऑफ फ्लैट सरफेस जो होता है ऑब्जेक्ट, दिस इज यूज्ड by rotating the pin inside the two workpiece, heat will be generated due to friction, or due to rotation of pin, static plastic state of metal can be forced into the base metal to produce the joint। ठीक है। जिसका एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है, जॉइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम प्लेट इन सीप वेल्डिंग। चलो और देखते हैं नेक्स्ट क्या है भाई, फोर्स वेल्डिंग। ये नॉर्मली जैसे कि हम लोग जो लोहार बोलते हैं, जहाँ पे ब्लैक स्मिथ जिसका जो वर्क रहता है कि सबसे पहले उसको, जिसको भी हम लोग लोहार क्या करता है, मान लो उसको आपको एक तलवार बनाना है तो पहले उसको हीट में भट्टी में उसको गर्म करता है और उसको एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एबव देता है, ठीक है। और उसके बाद उसको जिस शेप में चाहेगा वो उस शेप में इसको कन्वर्ट कर सकता है। तो वही सब सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें बोला गया है कि जो आपकी एक्यूरेसी जो जॉइंट की जो यहाँ पे रहती है, तो ये डिपेंड करता है कि जो बंदा काम कर रहा है ना, वो स्किल ऑपरेटर जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपकी वेल्डिंग अच्छी यहाँ पे मिलेगी। और इसमें जो ऑक्साइड फॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी जो ज़्यादा रहती है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज़ में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आपका ओपन स्पेस में किया जा रहा है, ठीक है। तो जनरली जैसे कि एग्रीकल्चर के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन मतलब आपके ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी उनकी वेल्डिंग करनी पड़ती है। तो हमें भैया जब भी हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं तो खाली हमको अच्छा से वेल्डिंग करना ही हमारा एम नहीं होता, हमें इकोनॉमिकल भी देखना है। तो एग्रीकल्चर फील्ड में ये वाला जो आपका ब्लैक स्मिथ वाला जो टाइप का आपका फोर्स वेल्डिंग है, तो ये वाला यहाँ पे यूज़ हो जाता है, ठीक है। जिस पे रख के हम लोग ये पे फोर्स लगाते हैं, मान लो ये कोई दो सरफेस को कनेक्ट करना है एनविल पे, तो ये आपका एनविल कहलाता है। और मान लो इस तरीके से सर्कुलर वाला पार्ट को अगर हमको वेल्ड करना है तो इस तरीके से एफ फोर्स पर ले उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर देना है और उसका ये फोर्स लगा देंगे तो ये वेल्डिंग हो जाएगा। और ये जो आपका मान लो पहले क्या रहा होगा, पहले पूरा इस तरीके से मान लो कोई अगर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, मान लो पूरा कोई इस तरीके से मान लो एक लेंथ वाला कोई अगर मेटल है तो पूरी उसकी लेंथ रहेगी, उसको लेंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं सर्कल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पाई डी आराम से, ठीक है, निकाल सकते हैं, वही है। तो वो सब सारा चीज़ बताया गया। अब बात करते हैं लास्ट, डिफ्यूजन वेल्डिंग। डिफ्यूजन वेल्डिंग क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि याद रखना है कि सॉलिड स्टेट में जो डिफ्यूजन वेल्डिंग होता है उसमें वैक्यूम में किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखो कि यहाँ पर भी एक एनविल रखा रहता है, इसमें भी 2 यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहते हैं, और इस जो आपका यहाँ पे बीच वाला जो लेयर होता है उसमें डेल्टा एच हीट सप्लाई किया जाता है। और यहाँ हीट सप्लाई हम लोग करते हैं, और यहाँ पे वेल्डिंग का प्रोसेस हमें क्या होता है, यहाँ पे जो आपके मोलिकुल्स होते हैं, ये आपका ऊपर वाला और नीचे वाला प्लेट में, ये अपने आप दो डिसिमिलर मटेरियल्स होते हैं, ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ करता है। डिफ्यूज़ का मतलब इसका वाला मोलिकुल्स इधर में आ जाएगा, इधर से वाला इसमें चला जाएगा, तो क्या होता है, जॉइंट का फॉर्मेशन हो जाता है। और डिफ्यूजन वेल्डिंग जो वैक्यूम में इसलिए करवाया जाता है ताकि जो गैस डिफेक्ट्स होते हैं वेल्डिंग में, तो गैस डिफेक्ट जो होते हैं इसमें ना हो सके। तो आपको एक तरह से ये समझ में आ रहा है भैया ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग है, समझ रहे हो। वैक्यूम क्रिएट करने में ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, समझ रहे हो भाई मेरे। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो 2 वर्क पीसेस जो होता है मेड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, आपने देखा, और बाय अप्लाइंग हीट
एंड प्रेशर कहाँ पे, जो आपके कंट्रोल रेट से हमको ये नहीं कि ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर हमको वहाँ पे कर देना है। तो कंट्रोल रेट ग्रेन्स विल डिफ्यूज, कहाँ डिफ्यूज का ग्रेन्स मतलब ये जो आपके छोटे छोटे आपको जो एटम्स देखते हैं उसको यहाँ पे ग्रेन्स बोला जा रहा है। किसका टर्म्स आपके जब आप मटेरियल साइंस पढ़ते हो तो डिफ्यूज कर जाएंगे एक दूसरे के में, और इससे क्या एक सॉलिड बाउंडेड सिंगल सरफेस जो वहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से ये वेल्डिंग प्रोसेस हो जाती है। और जो इसमें एक्यूरेसी एंड स्ट्रेंथ जो जॉइंट रहती है इसकी जब बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये आपका एक क्या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके मॉलिक्यूल्स अपने आप डिफ्यूज़ हो जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा है ये प्रोसेस, क्योंकि भाई वो अपने आप वहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो रहे हैं, और आप जो प्रेशर जो आप लगा रहे हो और जो हीट जो आप सप्लाई कर रहे हो ये आपका एक कंट्रोल रेट में होना चाहिए। ज़्यादा कर दोगे तो फिर इसके पहले तो हम लोग जो पढ़ रहे थे फ्रिक्शन वेल्डिंग वगैरह वहाँ पर आराम से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी चाहिए, मतलब गैस डिफेक्ट नहीं चाहिए, इसलिए आप वैक्यूम को भी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। तो जैसे कि अगर हमें फैब्रिकेशन ऑफ कंपोजिट लेमिनेट्स का करना है, ठीक है, तो इसका प्रोसेस यूज़ करते हैं। अगर आपको ज्वाइनिंग करना हो मेटल टू सिरेमिक, जैसे एल्यूमिनियम टू सिरेमिक को हमको ज्वाइन करना है, तो उसके लिए भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डिफ्यूजन वेल्डिंग का यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखना डिफ्यूजन वेल्डिंग का पूछा जाता है क्वेश्चन क्या है कि डिफ्यूजन वेल्डिंग जो होता है ये आपका वैक्यूम में करवाया जाता है। पूछ लेगा बताओ कौन सा ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस होता है जिसको वैक्यूम में करवाया जाता है। और डिफ्यूजन वेल्डिंग किस तरह का वेल्डिंग का टाइप है ना, ये एक सॉलिड स्टेट का वेल्डिंग का टाइप है। और इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन एक दूसरे में होता है और वेल्डिंग क्रिएट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट, जैसे आपका क्लियर होगी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आ गई। ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक अलग ही टेक्निक है, ये किसी का क्लासिफिकेशन में इसको नहीं रखा गया। इसमें क्या क्या पहले कंपोनेंट्स है देखो, इसमें भी देखो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ये सॉलिड स्टेट का नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक अलग ही टाइप का हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग पढ़ने वाले हैं और एक पढ़ेंगे हम लोग लेज़र बीम वेल्डिंग, ठीक है। ये अपना अलग ही टाइप, ये आपका सॉलिड स्टेट में नहीं आएगा। इसमें क्या क्या रहेगा देखो, इसमें इलेक्ट्रोड्स रहेंगे। कैथोड जो रहता है उसमें क्या चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। और जो एनोड रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिख गया, यहाँ पे आपका बेस मटेरियल दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका कुछ वेल्डिंग दिख रहा होगा, ये डेप्थ डी दिख रहा होगा, यहाँ वेल्डिंग का जो विड्थ भी है, और इसको यहाँ पे अर्थिंग किया गया है। और इस पूरे को ही वैक्यूम में इस प्रोसेस को किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वैक्यूम में है, मतलब ये प्रोसेस बहुत ही प्रिसीजन और एक्यूरेट करवाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होगा। अब ये देखो इलेक्ट्रोड जो ये हाई टेम्परेचर में होते हैं, कैथोड जो होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप लगा के ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको किसी एक पॉइंट पे वर्कपीस में क्या होता है कंसंट्रेट करवा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो होती है बहुत ज़्यादा हीट का प्रोड्यूस हो जाता है। और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से क्या हो जाता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट जो मटेरियल्स होते हैं या जो मेटल ऑक्साइड वाले जिसका फॉर्मेशन होता है ना, उन सारे का भी हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग कर सकते हैं। और भाई तो ऐसा है, इसमें क्या हो गया क्योंकि इसको वैक्यूम में करने से जो गैस डिफेक्ट्स जो वेल्डिंग के आती है, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बहुत सारे डिफेक्ट, उससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं वेल्डिंग डिफेक्ट्स, इसको हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। तो इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पे तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे लिखाया गया है कि इसमें जो हम लोग वोल्ट जो रहता है 20 से लेकर 2000 किलो वोल्ट की सप्लाई होती है। और वेलोसिटी जो रहती है इलेक्ट्रॉन्स की भैया देखो 50,000 से लेके आपका 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये जो डेप्थ और वेल्डिंग की जो विड्थ बन रही है ये 10:1 से लेकर 30:1 रहती है, ठीक है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही बताया गया है कि हाई टेम्परेचर जो रहता है कैथोड विल एमिट्स द इलेक्ट्रॉन एंड दे विल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगी। उसके बाय क्रिएटिंग मोर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मतलब होता ना कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा उतना ही तेज़ी से हीट का ट्रांसफर होगा। उसी तरह जितना ज़्यादा मान लो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वोल्ट के टर्म से यहाँ पर, तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है कमिंग फ्रॉम एनोड विल कन्वर्टेड एज अ सिंगल रे। आपने देखा ना यहाँ पे जैसे ही एनोड में यहाँ पे आ गया, यहाँ पर जैसे ही एनोड में आया ऊपर वाले में, तो उसका जिसको हम लोग यहाँ पे सिंगल रे में यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ट करवा देते हैं। ये सिंगल रे ये वाला, ठीक है, एनोड में आने के बाद। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है कमिंग फ्रॉम एनोड विल बी कन्वर्टेड इन अ सिंगल रे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीम यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल बी फोकस्ड ऑन द वर्कपीस कहाँ पे एट ए गिवन पॉइंट। तो इसे करने से क्या होगा, जो हीट कॉन्सेंट्रेशन होता है वर्कपीस में भैया वो बहुत ज़्यादा होगा, और हाई थिकनेस और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल्स होते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे मेल्ट करके जो है वेल्डिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। और वेल्डिंग स्पीड जो रहता है और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो रहता है बहुत ज़्यादा रहेगा।
तो इसमें टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन बीम, हम नहीं चाहते कि इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी एनर्जी मतलब यहाँ लॉस हो, इलेक्ट्रॉन बीम जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लगा के, तो उसके लिए हम लोग इस प्रोसेस को वैक्यूम में करते हैं, ठीक है। और इसमें हाईली ऑक्सीडाइजिंग मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम वाला जो आपका ऑक्साइड का जो उसमें उसको हम लोग हर जगह हर वेल्डिंग प्रोसेस से आर्क वेल्डिंग में नहीं कर पा रहा है, तो उसको आपको अगर याद होगा तो टीक वेल्डिंग, वो भी कौन सा सप्लाई, एसी सप्लाई वाला जो था, उसमें हम लोग एल्यूमिनियम मटेरियल्स का वेल्डिंग कर पाते थे, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो वहाँ पे फॉर्मेशन होता था उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता था वो बेस मटेरियल से भी ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर लेकिन आप क्या कर सकते हो, जब आपका अगर ऑक्सीडाइजिंग कोई मेटल्स होता था उसका भी इजीली वेल्ड कर सकते हो, और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो रहता है इसमें थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे वैक्यूम वगैरह क्रिएट करवाना है, और यहाँ प्रिसीजन वेल्ड मतलब बहुत एक्यूरेट वेल्ड आपको यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है। क्लियर है। तो इसका हम लोग अप्लीकेशन कहाँ करते हैं, इसका अप्लीकेशन जो होता है जॉइनिंग ऑफ टंगस्टन, टाइटेनियम, निकेल, कोबाल्ट, बेरिलियम एट्सेट्रा इन एरोस्पेस, स्पेसक्राफ्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, मिसाइल गैस टर्बाइन। आपको सब में लग रहा होगा कि इसमें सब में जो यहाँ पर भी इसका यूज़ हो रहा है, इस वेल्डिंग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का, ये सारे ही मतलब हाईली प्रिसीजन वेल्डिंग हमें रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर नॉर्मल वेल्डिंग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो खर्चा तो आएगा ही, तो वहाँ पे खर्चा नहीं देखा जाता, देखा जाता है कि भाई कितना एक्यूरेट और अच्छे से अच्छे मतलब वहाँ पर उस प्रोसेस को किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ मान लो इसरो है, इसरो अगर वेल्डिंग करेगा, मान लो कहीं पर भी उसको, जैसे चंद्रयान 3 में ही कोई बहुत सारे जैसे कि मेटल का मान लो ज्वाइनिंग किया गया होगा, तो वहाँ पर हमें ये नहीं देखेगा कि भाई हमको कितना पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। वो देखेगा भैया मेरे एक्यूरेट वेल्डिंग का प्रोसेस कहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा देखो एरो स्पेस वगैरह में उसका यूज़ किया जाता है, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसका यूज़ किया जाएगा, मिसाइल में उसका यूज़ किया जाएगा, आप देख सकते हो। चलिए क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेम प्रोसेस यहाँ पे लेजर बीम वेल्डिंग में भी होता है। लेजर बीम वेल्डिंग में क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग चैम्बर होता है, ये वाला आपको जो दिख रहा होगा, और यहाँ पे जेनॉन का लैंप दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या फोटॉन्स जो होता है एमिट होते हैं। फोटॉन्स भी आपको पता होगा कि जब हमने पहले एटम का खोज किया था, फिर हमने देखा कि अच्छा एटम जो होते हैं उसके अंदर में भाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। उसके नीचे भी जाओगे तो आपको समझ में आता है कि अच्छा एटम जो होते हैं उससे फोटॉन्स के फॉर्म में जो है एनर्जी निकलती है। ये भैया इस तरीके से यहाँ इस रिफ्लेक्शन वाला में जो ये वाला चीज़ है, रिफ्लेक्शन वाला आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये टकरा के फिर ये कहाँ तक क्या करता है, ऑप्टिकल फोकसिंग लेंस में यहाँ पे आती है, और ये लेंस क्या करता है, इसको जो भी आपको यहाँ पे रे जो आपका फोटॉन्स के जो फॉर्म में जो एनर्जी यहाँ पे रे का जो आई थी उसको किसी एक पॉइंट पे वर्कपीस में जो होता है उसको कंसंट्रेट कर देती है, और हीट का प्रोड्यूस करके हम लोग वेल्डिंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है वही सारा चीज़ कि इसमें क्या करता है, एटम कैन भी जो होता है रिलीजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसका फॉर्म है, फोटॉन्स के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी को रिलीज करते हैं, और हाई एनर्जी लेवल इन द रिफ्लेक्टिंग चैम्बर। मोनोक्रोमेटिक जो होता है, जो आपका सिंगल वेवलेंथ के जो आप सिंगल वेवलेंथ के रे होते हैं उसको मोनोक्रोमेटिक वेव भी बोला जाता है। एंड कोहेरेंट लाइन रेज विल बी कमिंग फ्रॉम द चैम्बर, दे विल बी डायरेक्टेड टू द वर्कपीस बाय यूजिंग ऑप्टिकल फोकसिंग लेंस। लाइट रेज जो होती है उसका 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 जैसे उस ऑप्टिकल फोकसिंग लेंस में आता है, उसका जो लाइट रेज रहता है उसको कन्वर्स मतलब क्या, किसी सिंगल पॉइंट में एक जगह पे लाना, ठीक है। एज अ सिंगल रे ऑफ लेजर बीम, एंड इट विल बी फोकस्ड ऑन दी वर्क पीस एट ए गिवन पॉइंट, जहाँ पर भी हमको फोकस करना रहेगा उस पॉइंट पे जाकर सिंगल पॉइंट पे फोकस करेगा। ड्यू टू दिस क्या होने वाला, हीट ऑन दी वर्क पीस होता है इज़ वेरी हाई, ठीक है। और तो इसका क्या फ़ायदा भाई कि हाई थिकनेस मान लो कोई अगर, और हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल कैन भी इसमें भी मेल्ट कर सकते हैं। और इसमें जो आपका हीट इफेक्टेड जोन आपको मैंने बताया था कि जैसे कि हम लोग आर्क वेल्डिंग नॉर्मल प्रोसेस से करते हैं, तो जहाँ पर भी वेल्डिंग होता है वहाँ पर जो मोल्टेन मेटल जब रहता है उसको हम लोग वेल्ड पूल बोलता है। होप ये सब सारा चीज़ आप रिवीजन कर रहे होगे, या तो वेल्ड पडल बोलते हैं। तो उसमें जब वो सॉलिडिफाई होता है धीरे धीरे, उसको सॉलिडिफाई होगा कि नहीं होगा, सॉलिडिफाई होगा तो मैंने बताया था कि जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र का रेट जो होता है ज़्यादा होगा वहाँ पर सॉलिडिफिकेशन जल्दी होगा, और सेंटर में भाई जो है सबसे बाद में सॉलिडिफाई होगा, तो उसके कारण जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो रहती है अलग अलग रहती है। तो इस वाले पूरे जोन को ही हम लोग हीट इफेक्टेड जोन बोल देते हैं, ठीक है। इसमें वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें लेस रहती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो इसका एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है, इसका एप्लीकेशंस होता है जॉइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, हाई कार्बन स्टील, टाइटेनियम एलॉयज इन इलेक्ट्रॉनिक एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आज का वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो आपके सॉलिड स्टेट की एक्सप्लोजिव वेल्डिंग क्या था नहीं था वो देखा, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के बारे में समझे, फिर समझे फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में, फिर देखा भाई फ्रिक्शन स्टील वेल्डिंग क्या था, फिर आपका फोर्स वेल्डिंग के बारे में समझे, फिर समझे डिफिजन वेल्डिंग, और डिफिजन वेल्डिंग और आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग दोनों में जो है वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम लोग लास्ट लेजर बीम वेल्डिंग का देखा। इस तरीके से आपका जो है सॉलिड स्टेट के वेल्डिंग का जो कंसेप्ट था उसके अलग हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, दो वेल्डिंग के अलग टाइप, आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग। ये सॉलिड स्टेट का टाइप नहीं है, आपका अलग ही मतलब वेल्डिंग के एक टाइप होता है, ठीक है, अलग ही प्रोसेस होता है। इस तरीके से हमारा लेक्चर जो अब नंबर 10 जो है कंप्लीट हो चुका है।
इसकी जो नोट्स है भैया कहाँ मिलने वाली है, इसकी नोट्स आपको मिलेगी जो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर आपको डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे बच्चे देखना अब वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, जब मैंने एक ज्वाइन वाला बटन को बताया था कि अगर आपको ज्वाइन करोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा मैं, और वहाँ पे कुछ अलग से पढ़ाई चलेगी। तो बहुत सारे लोग सोच रहे कि सर आप ऐसा तो नहीं करोगे कि जो जितने सारे जीडीसी के कैंडिडेट है या जो ओपन आरआरबी जेईई की वैकेंसीज़ की तैयारी कर रही है, बीच में कहीं लेक्चर आप बंद नहीं करो। भाई मैं लेक्चर बंद नहीं करने वाला हूँ, और ये जो ज्वाइन मैं बोल रहा हूँ ये फोर्सफुली नहीं है, ठीक है। आपको अगर मन होगा तो आप ज्वाइन करना। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लो 100 बच्चे ने अगर कमेंट किया, ठीक है, उसमें से अगर आप कमेंट करोगे तो देखना उसमें एक स्टार वगैरह कुछ इस तरीके से बैच जो आपको मिलता है, और तो आपका कमेंट सबसे पहले दिखेगा, तो आपके डाउट्स जल्दी क्लियर होंगे, ठीक है। तो मेरे मेरे को उसमें जल्दी मतलब नज़र पड़ता, अच्छा इस बंदे ने मैसेज कर दिया। मान लो बहुत सारे मैसेज जो होते हैं भाई, सारे सबके मैसेज इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन भाई ड्यू टू मतलब आपका टाइम जो आपका पास उतना नहीं है कि आप सारा चीज़ यार मैनेज कर लो। मेरे से जितना होता मैं देखता हूँ, सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, लेकिन अगर मान लो समय नहीं रह पाने के कारण वो सारा चीज़ क्या होता है, अगर आप मेंबर रहोगे इस चैनल का, ज्वाइन किए रहोगे, तो हो सकता है मुझे नज़र पड़े तुरंत मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँ, ठीक है। और ये फोर्सफुल नहीं है, मन होगा तो करना, कोई कंपलसरी नहीं है आपके लिए। और हाँ, और एक चीज़, जो भी लेक्चर्स आपके आ रहे हैं वो कंटिन्यूस आते ही रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। जिससे आपका वेल्डिंग और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। आई होप लेक्चर आपको मज़ा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।